हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आज के वीडियो लेक्चर में। फ्रेंड्स, इससे पहले जो हमने समझा था वो समझा था द इंटरव्यू के पार्ट फर्स्ट के बारे में, जिसमें हमने ये जाना था कि इंटरव्यू होता क्या है और इंटरव्यू के बारे में जो बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ होती हैं उनकी क्या क्या ओपिनियंस हैं। तो उसमें बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ थी जिसके बारे में हमने समझने की कोशिश की थी और आज हम समझेंगे फ्रेंड्स कि जो इंटरव्यू है इसमें एक इंटरव्यू का जिक्र किया गया पार्ट सेकंड में, और वो इंटरव्यू है हमारे अम्बर्टो इको साहब का, और उनका इंटरव्यू लिया था मुकुंद पद्मनाभन ने। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और एक हमें कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट करें। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो द इंटरव्यू जिसको लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने, इसमें हमारे दो कैरेक्टर हैं। एक है अम्बर्टो इको, ये वे है जिनका इंटरव्यू लिया गया है। दूसरे हैं मुकुंद पद्मनाभन, ये वे है जिन्होंने इनका इंटरव्यू लिया है। बात करते हैं अम्बर्टो इको की। जो अम्बर्टो इको है ये एक एक्सपर्ट स्कॉलर है किसमें, सेमियोटिक्स। अब ये सेमियोटिक्स क्या होता है फ्रेंड्स? सेमियोटिक्स होता है साइंस, क्या होता है, सिग्नल्स होते हैं। सिग्नल्स की क्या होती है, भाषा होती है, उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो क्या है, ये एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, किसमें, सेमियोटिक्स में। दूसरी बात ये है प्रोफेसर है एक यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना। बोलोगना यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना। बोलोगना में एक यूनिवर्सिटी है जो कहाँ पे, इटली में है। उसमें क्या है, ये प्रोफेसर है। बात करते हैं, इन्होंने एक नॉवल लिखा था और उस नॉवल का नाम था द नेम ऑफ द रोज। ये इतना फेमस हुआ कि इसकी 10 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज वर्ल्ड वाइड सेल हो गई। अब बात करते हैं मुकुंद पद्मनाभन की। तो जो मुकुंद पद्मनाभन है वो हमारे एक इंटरव्यूअर है। इंटरव्यूअर यानी कि जो साक्षात्कार लेते हैं या इंटरव्यू लेते हैं उसको कहते हैं हम इंटरव्यूअर। ये एक न्यूज़पेपर है द हिंदू, उससे है। तो द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उससे हमारे कौन, मुकुंद पद्मनाभन। अब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इन 3 टॉपिक्स पर। हमने इस पूरे चैप्टर को इन 3 हेडिंग में बांट लिया है। इन 3 हेडिंग्स में हम चर्चा करेंगे इस कंप्लीट चैप्टर की। तो फर्स्ट हेडिंग शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर इस सेकंड पार्ट में, जो हमारा पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड में आखिर है क्या। तो समझते हैं, जो सेकंड पार्ट है ये अम्बर्टो इको का एक इंटरव्यू लिया गया था और उस इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने रखा है जो आपकी बुक में दिया है द इंटरव्यू सेकंड पार्ट में। इसमें इनका जो इंटरव्यू लिया गया था वो लिया गया था द हिंदू के मुकुंद पद्मनाभन के द्वारा। इन्होंने अम्बर्टो इको का क्या लिया था, इंटरव्यू लिया था। अब अम्बर्टो इको के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो अम्बर्टो इको है एक फेमस स्कॉलर है जो लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, इसमें जो लिटरेरी इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स साहित्यिक व्याख्या। क्या कहते हैं इसको हम, साहित्यिक व्याख्या। इसके साथ साथ मेडिवल एस्थेटिक्स, क्या कह सकते हैं हम, मेडिवल एस्थेटिक्स। मेडिवल एस्थेटिक्स इसको कहते हैं मध्यकालीन सौंदर्य। इसके साथ साथ और क्या होता है, सेमियोटिक्स। सेमियोटिक्स क्या कहते हैं दोस्तों, इसको सेमियोटिक्स को कहते हैं लैंग्वेज, या कह सकते हैं द स्टडी ऑफ साइंस। क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ साइंस के बारे में अच्छे से जानते हैं। विद्वान है ये, इतने विद्वान है। कौन, हमारे अम्बर्टो इको साहब। ये किसके बारे में जानते हैं, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, मेडिवल एस्थेटिक्स, सेमियोटिक्स। इन चीजों के बारे में अच्छे से जानते हैं कि ये आखिर होता क्या है। ये एक ऑथर भी है। क्या है, ये हमारे ऑथर है जिन्होंने लिटरेरी फिक्शन में काफी काम किया है। क्या किया है, जिनके पास बहुत सारे काम हैं। ये एक ऑथर भी है और इनके पास बहुत सारे काम है। कौन कौन से काम है, एक तो लिटरेरी फिक्शन। लिटरेरी फिक्शन होता है साहित्य, कथा, साहित्य। साहित्यिक कथा साहित्य को हम क्या कहते हैं, लिटरेरी फिक्शन कहते हैं। इसके साथ साथ इनके पास काम है एकेडमिक टेक्स्ट। एकेडमिक टेक्स्ट क्या होते हैं, जो क्लासेस होती है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए क्या लिखते हैं, बुक्स भी लिखते हैं। इसके साथ साथ क्या है, ये
ऐसे भी लिखते हैं, ऐसेइस्ट भी है, काफी अच्छे अच्छे इन्होंने ऐसे लिखे हैं। साथ में बहुत सारी इन्होंने चिल्ड्रंस बुक लिखी हैं और ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी पर भी काम करता है। इनके पास बहुत सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी है, ये इनके पास काफी काम भी है जो ये करते रहते हैं। हम बात करते हैं कि ये फेमस कैसे हुए। अम्बर्टो इको साहब फेमस हुए, इन्होंने एक बुक लिखी, इन्होंने एक काम किया, इनका एक वर्क था जिसका नाम था द नेम ऑफ द नोवेल, द नेम ऑफ द रोज। क्या था फ्रेंड्स? द नेम ऑफ द रोज। इन्होंने ये एक ऐसा नोवेल लिखा जिसकी मोर देन, इतना ये फेमस हो गया, इसी नोवेल से फेमस हुए और ये नोवेल बहुत ही अच्छा था। तो फ्रेंड्स इसकी 10 मिलियन से ज्यादा कॉपीज वर्ल्ड वाइड बिकी। तो यहां तक हमने समझा कि इस चैप्टर में है क्या। अब बात करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की, जो हमने इस पूरे चैप्टर को डिवाइड किया है 1, 2 और 3, 3 पॉइंट्स में हमने इनको, या कह सकते हैं 3 हेडिंग्स में हमने इसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इको's व्यू ऑन हिज फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट एंड इंटरस्टाइसिस। बात करते हैं इंटरस्टाइसिस। इको, जो इको है हमारे अम्बर्टो इको साहब है, उनके फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट क्या है। फिलोसॉफी का मतलब होता है दार्शनिक हित क्या है उनके, और उसके साथ साथ इंटरस्टाइसिस। इंटरस्टाइसिस का मतलब होता है गैप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। क्या कह सकते हैं? गैप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो वस्तुओं के बीच का जो स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरस्टाइसिस कहते हैं। आओ इसको समझने की फ्रेंड्स समझते हैं इसको। अब क्या होता है फ्रेंड्स, जो इंटरव्यूअर है हमारे मुकुल पद्मनाभन, वे एक ऑथर है जिनका नाम है डेविड लॉज। एक ऑथर है हमारे जिनका नाम है डेविड लॉज। ये इनकी एक, ये क्या है? एक इंग्लिश नोवेलिस्ट है। क्या है? हमारे इंग्लिश नोवेलिस्ट हैं। कौन? डेविड लॉज हमारे इंग्लिश नोवेलिस्ट है। इन्होंने अम्बर्टो इको के, जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया क्या, जो अम्बर्टो इको है उनके बहुत सारे कामों पर बहुत ज्यादा क्या किया, आश्चर्य हुआ ने कि अम्बर्टो इको इतना सारा काम आखिर कर कैसे लेते हैं, हम भी ऑथर है, हम क्यों नहीं कर पाते। तो इन्होंने कहा कि क्या एक इंसान वह सब कुछ कर सकता है जो अम्बर्टो इको ने किया। इन्होंने क्या कहा कि क्या एक इंसान वो सब कुछ कर सकता है जो अम्बर्टो इको ने किया। तो फिर इस बात पर अम्बर्टो इको साहब क्या कहते हैं? तो अम्बर्टो इको साहब कहते हैं कि यह उनके बारे में पूर्णतः गलत बात है। सबके मन में इनके प्रति क्या, एक भ्रम पैदा हो चुका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वे बिल्कुल भी नहीं ऐसा करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वे अलग अलग जेनर पर काम करते हैं, लेकिन अलग अलग जेनर पर जब वे काम करते हैं तो वे फिलोसॉफिकल इथिकल आइडिया उनका एक जैसा ही होता है। क्या? जब ये हमारे अम्बर्टो इको साहब अलग अलग चीजों पर काम करते हैं तो इनका जो फिलोसॉफिकल और एंड इथिकल जो आइडिया होता है वो बिल्कुल सेम रहता है। चाहे कुछ भी लिखे, कोई भी काम करें, और सब एक जैसा ही काम में करते रहते हैं। जब ये काम की अपनी शुरुआत करते हैं तो इनका क्या, फिलोसॉफिकल और इथिकल आइडिया बिल्कुल सेम रहता है। अब इको अपने इस तरह के जो क्या कहता है कि मैंने इतने सारे काम आखिर कर कैसे लिए इतनी जल्दी, तो वे कहते हैं इसके लिए, इसकी खुलासा करते हैं, इस बात के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? वे कहते हैं कि मैंने इतना सारा काम किया कैसे। वे कहते हैं कि जो खाली जगह होती है मैंने उसका यूज किया, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, इंटरस्टाइसिस। मुकुल पद्मनाभन ने इनसे पूछा तो इन्होंने जवाब दिया कि इंटरस्टाइसिस के कारण। अब ये इंटरस्टाइसिस है क्या? जो हमारे अम्बर्टो इको साहब है, इनके अकॉर्डिंग इंटरस्टाइसिस क्या है कि जो जितना भी ये यूनिवर्स है, अगर इस यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, यदि इन प्लैनेट्स के बीच का हम गैप निकाल दें, जो इनके बीच का गैप हम निकाल देते, तो ये पूरा ब्रह्मांड हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। इतना सा ये ब्रह्मांड है। तो ये क्या कहते हैं, तो मैं इस खाली स्पेस का ही यूज करता हूं। मान लो आपका कोई इंटरव्यू, आपसे कोई मिलने आया है और मैं ऊपर बैठा हूं, वो एलिवेटर लेके ऊपर आता है। कौन कहता है? अम्बर्टो इको साहब क्या कहते हैं, एलिवेटर लेके वो ऊपर आता है। मान लो आप ही मुझसे मिलने आ रहे हो, मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हो और आपको टाइम लगेगा,
तो मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। जब तक आप एलिवेटर से ऊपर आएंगे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, तो जो इंटरस्टाइसिस बचा, जो वो बीच में क्या कह सकते हैं, एक स्पेस बचा, उस स्पेस में जो हमारे अम्बर्टो इको साहब है वे कहते हैं मैं एक अपना आर्टिकल पूरा कर लेता हूं, मैं एक अपना आर्टिकल भी लिख लेता हूं। तो अम्बर्टो इको के अनुसार क्या, अम्बर्टो इको के अनुसार जो इंटरस्टाइसिस है वो क्या है, एक एम्प्टी स्पेस, क्या है वो, एक एम्प्टी स्पेस है। अम्बर्टो इको के अकॉर्डिंग क्या है वो, एक एम्प्टी स्पेस है। अब बात करते हैं आगे। अब जो सेकंड पॉइंट आ जाता है, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि इकोज इंटीमेट एंड प्लेफुल स्टाइल। इको का इंटीमेट का मतलब होता है एक फैमिलियर, और प्लेफुल का मतलब होता है चंचल। इनका काम करने का तरीका क्या है, फैमिलियर और काफी प्लेफुल है। कैसे, अब जो मुकुंद पद्मनाभन है उनसे उनके प्लेफुल और पर्सनलाइज्ड स्टाइल ऑफ राइटिंग के बारे में पूछते हैं। पर्सनलाइज्ड राइटिंग स्टाइल का मतलब होता है पर्सनल स्टाइल, यानी कि पर्सनली वो चीजों को फील करता है और फिर उसके बारे में लिखते हैं। कौन, अम्बर्टो इको साहब। तो इस स्टाइल के बारे में कौन पूछते हैं, मुकुंद इनसे पूछते हैं कि एक तरफ यदि हम देखें, जब आप एकेडमिक्स के लिए काम करते हैं, किसके लिए, एकेडमिक्स के लिए काम करते हैं, तो वहां पर जो आपका राइटिंग स्टाइल होता है वो क्या होता है, डल और ड्रैब। क्या होता है, डल और ड्रैब। डल और ड्रैब का मतलब होता है बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार होता है। यदि हम कंपैरिजन करते हैं, जब आप क्या लिखते हैं, नोवेल लिखते हैं, उसके साथ वहां पर आप पर्सनलाइज्ड हो जाते हैं, लेकिन वहां पर आप क्या करते हैं, एकदम बेकार आपका होता है। क्या आप ऐसे नेचुरल में हैं, या फिर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं, या ऐसा आप अपना स्टाइल बनाने की कोशिश करते हैं। तो अम्बर्टो इको क्या कहते हैं, वे कहते हैं, अम्बर्टो इको साहब कहते हैं कि जब अम्बर्टो इको कितने साल के थे, 22 साल के थे। क्या कहते हैं कि जब मैं 22 साल का था तब मैंने ऐसा करना सीखा। अब ऐसा करना कैसे सीखा, ये कहते हैं उस समय मैं अपनी डॉक्टरेट कर रहा था। क्या कहते हैं, मैं उस समय अपनी डॉक्टरेट कर रहा था। कहां पर कर रहा था, डॉक्टरेट पर क्या कर रहा था, रिसर्च कर रहा था इटली में। अब मैंने अपनी रिसर्च तैयार की और इटली में मैंने उसको प्रेजेंट कर दिया। और उनकी जो रिसर्च थी, क्या कि जो अम्बर्टो इको की जो रिसर्च थी, वहां के जो प्रोफेसर थे उनको बहुत ज्यादा अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी, क्योंकि उसमें अम्बर्टो इको ने अपने ट्रायल्स और एरर्स दोनों बताए थे। रिसर्च के दौरान अम्बर्टो इको ने यह बताया कि मैंने कितनी बार कोशिश की, कैसे मैंने कोशिश किया, जब मैं कोशिश कर रहा था तो मैं कैसे असफल हो रहा था, क्या उसमें मेरी गलतियां थी, वे सब कुछ उसने लिखा। यानी कि उनका लिखने का तरीका क्या था, नैरेटिव। क्या था, नैरेटिव। छोटी से छोटी बात को भी उन्होंने नैरेटिव में लिखा, पर्सनलाइज्ड तरीके से उन्होंने चीजों को लिखा। और जब वो उन्होंने पेश किया तो जो इनके प्रोफेसर थे वे बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने इनके इस रिसर्च को एक बुक के रूप में पब्लिश कर दिया। क्यों पब्लिश किया, ताकि जो इनके स्टूडेंट्स हैं प्रोफेसर के, वे ये सीख सके कि आखिर में रिसर्च कैसे की जाती है। जबकि नॉर्मली जो स्कॉलर होते हैं, विद्वान होते हैं, वे क्या करते हैं, एक टॉपिक लेते हैं, टॉपिक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसमें उलझे रहते हैं, उसमें उन्होंने क्या गलती की वो देखते हैं, गलती से उनका रिजल्ट क्या निकला, और आखिर में उनका जो अच्छा रिजल्ट निकलता है, जो उसका कंक्लूजन निकलता है, वो लिखते हैं अपनी थीसिस में, अपनी रिसर्च में, और फिर रिप्रेजेंट करते हैं। वे ये नहीं लिखते कि उन्होंने कितना ट्रायल्स किया और कितने उनके एरर निकल कर आए। बस यहां से भी समझ जाते हैं, अभी को साथ समझ जाते हैं कि उनको नैरेटिव स्टाइल का यूज करना है अपने वर्क्स में। क्या करना है, अम्बर्टो इको साहब को अपने नैरेटिव स्टाइल का यूज करना है अपने वर्क्स में। यहीं से उन्होंने जाना। और इस तरह से इको ने 50 की एज में, कितनी एज में, 50 की एज में हमारे जो इको साहब है क्या बन गए, एक नोवेलिस्ट बन गए। क्या बन गए, एट द एज ऑफ 50 में एक नोवेलिस्ट बनेंगे। क्यों, क्योंकि 22 साल से तो ये लगातार अपनी थीसिस पूरी कर रहे थे, अलग अलग काम कर रहे थे, और जब ये 50 साल की उम्र में आए तभी इन्होंने बहुत सारे काम करने शुरू किए। और अब जब ये इस स्टेज पर आ गए हैं, जब ये इतने फेमस हो गए हैं,
तो इन्होंने अपने एक फ्रेंड के बारे में बताते हैं। तो इनके जो फ्रेंड है उनका नाम है, इनके फ्रेंड का नाम है रोलांड बार्थेस। क्या नाम है इनके फ्रेंड का? रोनाल्ड बार्थेस। ये रोनाल्ड बार्थेस है, इनके बारे में कौन बताते हैं? अम्बर्टो इको साहब बताते हैं कि मेरे जो फ्रेंड है रोनाल्ड बार्थेस, ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गए। क्यों आ गए डिप्रेशन में? क्योंकि ये एक क्रिएटिव राइटिंग करना चाहते थे, एक क्रिएटिव काम करना चाहते थे, क्रिएटिव राइटर बनना चाहते थे, लेकिन बन नहीं पाए, तो डिप्रेशन में आ गए और इनकी डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? इनकी डेथ हो जाती है फ्रस्ट्रेशन में आकर। तो इको कहते हैं कि मैंने कभी भी फ्रस्ट्रेशन को फील किया ही नहीं, मैंने अपने काम में कभी फ्रस्ट्रेशन फील नहीं किया। कौन कहते हैं? इको साहब कहते हैं कि कभी नहीं फील किया मैंने फ्रस्ट्रेशन, जबकि मेरे जितने भी ऐसे हैं, क्या कहते हैं, मेरे जितने भी ऐसे सभी किस पर है? नैरेटिव पर, नैरेटिव स्टाइल पर डिपेंड करते हैं, यानी कि वे सब चीजों को पर्सनलाइज करते हैं। किस पर करते हैं? पर्सनलाइज करते हैं, इको कहते हैं। और यदि बात करें नोवेल की, नोवेल लिखने का जो सिलसिला था कि मैं नोवेलिस्ट कैसे कहलाया, वो ऐसे नहीं कि मैं पहले से ही एक नोवेलिस्ट था, मैं पहले से नोवेलिस्ट नहीं था, ये तो ऐसे ही एक्सीडेंटली मैं नोवेल लिखने शुरू कर दिए। हुआ ये कि एक समय था, एक दिन की बात है कि मैं ऐसे ही बैठा था, कौन कहते हैं? अम्बर्टो इको, और मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैं ऐसे बैठा था, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया और फिर मैंने नोवेल लिखने शुरू कर दिए। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पर, द फिनोमिनल सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज, यानी कि जो इनकी बुक थी, जो नोवेल लिखा था द नेम ऑफ द रोज, उसकी फिनोमिनल सक्सेस के बारे में यहाँ पे ये बताते हैं कि कैसे उनकी इतनी चमत्कारिक या कह सकते हैं अभूतपूर्व सफलता का राज क्या था। इसके बाद जो मुकुंद है वे क्या कहते हैं? मुकुंद कहते हैं इसके बाद, ये सब बातें होने के बाद मुकुंद कहते हैं कि द नेम ऑफ द रोज आपकी एक फेमस नोवेलिस्ट है। क्या एक फेमस नोवेल है जिसने आपको फेमस नोवेलिस्ट बना दिया? हालांकि आप एक अकेडमिशियन है, क्या है? अकेडमिशियन है, अकेडमिक है, एक फेमस, और आपका जो काम अब तक रहा है वो नॉन फिक्शन का रहा है, और आपने 40 से ज्यादा काम किए हैं। क्या किए हैं? 40 से ज्यादा काम किए हैं। तो इको क्या कहते हैं? इको कहते हैं कि ज्यादातर लोग अम्बर्टो यानी कि मुझे एक नोवेलिस्ट मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं एक एकेडमिक कम्युनिटी से संबंधित हूं, इससे एकेडमिक कम्युनिटी से संबंधित हूं, और मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट भी करता हूं, और नोवेल लिखने का काम तो सिर्फ मैं संडे के दिन करता हूं। कब करता हूं नोवेल लिखने का काम? मैं सिर्फ संडे के दिन करता हूं। क्यों? क्योंकि मंडे टू सैटरडे तो कॉलेजेस में रहते हैं, वहां पर पढ़ाते हैं, तो क्या कहते हैं, संडे में करता हूं। लेकिन वे इस फैक्ट को एक्सेप्ट जरूर करते हैं कि हाँ मैं एक नोवेलिस्ट हूं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वे ये भी मानते हैं कि मेरे इस काम ने, मेरे इस राइटिंग ने, जो मेरा फिक्शन राइटिंग है, जिस फिक्शन राइटिंग पर मैं काम कर रहा हूं, कहीं ना कहीं उसने मुझे मेरे बहुत से ऐसे जो रीडर्स हैं उनके पास मेरी पहुंच को पहुंचा दिया। और यही कारण है कि आज 10 मिलियन कॉपीज बिकी है किसकी? द नेम ऑफ द रोज की। और मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि सेमियोटिक्स पर आधारित ये मेरा नोवेल, मेडिवल पीरियड पर आधारित मेरा नोवेल, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन पर आधारित ये मेरा नोवेल, मैं उम्मीद नहीं करता इतनी जल्दी ये कामयाब हो जाएगा। तो मुकुंद कहते हैं, क्या कहते हैं कि क्या जो नोवेल है नेम ऑफ द रोज, जो इसकी सक्सेस है, क्या इसकी सक्सेस ने आपको सरप्राइज नहीं किया कि भाई एकदम से इतना ये कैसे सक्सेस इसमें आ गई? तो ये कहते हैं कि ये एक जो नोवेल है किससे भरा हुआ है? कौन कहते हैं? हमारे मुकुंद पंत। जो नोवेल है ये कहीं कहीं डिटेक्टिव तरीके में आ जाता है, यानी कि इसमें डिटेक्टिव लहजा आ जाता है, डिटेक्टिव के रूप में चलने लगता है। फिर वे कहते हैं मेटाफिजिक्स में आ जाता है, कहीं पर इसमें मेटाफिजिक्स की बात होने लगती है। फिर कहते हैं कि कहीं कहीं इसमें थियोलॉजी की बात होने लगती है। मेटाफिजिक्स की बात करते हैं। मेटाफिजिक्स होता क्या है? मेटाफिजिक्स होता है अध्यात्म विश्वास, या कह सकते हैं अध्यात्म विज्ञान, जो अध्यात्म सुपरनेचुरल पावर में जो विश्वास रखते हैं। इसके बाद क्या आता है? थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब होता है जो भगवान में विश्वास रखता है, ईश्वर में विश्वास कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं धर्मशास्त्र। इसके बाद ये जो नोवेल है ये किस में चला जाता है? इसमें एक और नया ट्विस्ट आ जाता है, वो आ जाता है मेडिवल
मेडिवल हिस्ट्री का, और फिर ये कहां पर चला जाता है, मेडिवल हिस्ट्री का। और इस प्रकार से ये जो नोवेल है एक बहुत टिपिकल नोवेल बन जाता है, जिसको पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट और सीरियस माना जाता है। किसको, ऐसे नोवेल को जिसमें ये सारी चीजें आ जाती है, इसको पढ़ना और समझना काफी डिफिकल्ट माना जाता है। अभी को क्या कहते हैं इस बात को, जब मुकुल पद्मनाभन ने इनसे पूछा इस बात को, अम्बर्टो इको साहब क्या कहते हैं, अम्बर्टो इको साहब कहते हैं कि वह बिल्कुल भी इसकी जो स्टैगरिंग सेल्स है, किसकी, नोवेल की जो स्टैगरिंग सेल्स है, मैं उससे बिल्कुल भी पजल्ड नहीं हूं, मुझे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि पजल्ड कौन है, जर्नलिस्ट, पब्लिशर, उनको विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा नोवेल कैसे 10 मिलियन सेल कर सकता है अपनी कॉपीज की, उसको विश्वास ही नहीं होता। क्योंकि जो ये पब्लिशर्स होते हैं इनका मानना यह है कि जो इंसान होते हैं वे ट्रेस पसंद करते हैं। ट्रेस का मतलब क्या होता है, कचरा, यानी कि वे किताबें जो आसानी से समझ में आ जाए, जिनको पढ़कर आपका मन गदगद हो जाए, मतलब आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाए, ऐसी कहानियां वे पढ़ना पसंद करते हैं। वे बिल्कुल भी एक हाई एंडिंग स्टोरी को नहीं पढ़ना पसंद करते। जो डिफिकल्ट एक्सपीरियंस होता है, डिफिकल्ट एक्सपीरियंस को रीडर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। जबकि अब तक 10 मिलियन कॉपीज बिकी है, तो 10 मिलियन कॉपीज कहीं ना कहीं उन रीडर्स ने खरीदी है जिनको लो लेवल का एक्सपीरियंस पसंद है नहीं, जिसको ट्रेस रीडिंग पसंद नहीं है, उनको तो पसंद है बिल्कुल एकदम बेहतरीन डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस, इनको पसंद है। अब अम्बर्टो इको साहब ये कहते हैं, शाम को जब मैं घर आता हूं, थक जाते हैं काम करने के बाद, तो खाना खाने के बाद मैं भी अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने के लिए, क्या कहता है, मैं भी हल्के फुल्के, जो कह सकते हैं एंटरटेनिंग, लाइट एंटरटेनिंग जो प्रोग्राम होता है उनको देखता हूं। और वे कौन कौन से हैं, एक तो मियामी वाइस और दूसरे का नाम इन्होंने लिया है इमरजेंसी रूम। इमरजेंसी रूम, इनसे क्या होता है कि मेरी जो थकान है वो उतर जाती है और मैं अपने आप को रिफ्रेशिंग एकदम फील करता हूं, तरोताजा महसूस करता हूं। रही बात इस बुक की सक्सेस स्टोरी की, रही बात इस बुक की सक्सेस स्टोरी की, तो इसके पीछे जो मेडिवल पीरियड है इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि मेडिवल के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज लिखी गई है, बहुत सारे नोवेल लिखे गए हैं, लेकिन मैंने जो मेरा जो लिखने का स्टाइल है वो है नैरेटिव, और नैरेटिव स्टाइल में इन्होंने लिखा है, इसलिए ये एकदम बहुत ही एडवांस हो चुका है। और ये एक सक्सेस स्टोरी के पीछे किसका हाथ है सबसे ज्यादा, मेडिवल हिस्ट्री का। अब बात करते हैं कि रही, हाँ मैं भी मिस्ट्री में हूं, ये बुक कैसे इतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही, इसमें मुझे भी मिस्ट्री है, मैं भी इस मिस्ट्री से परेशान हूं, यह एक मिस्ट्री है इसकी सक्सेस की। तो ये क्या कहते हैं, इनका एक अमेरिकन पब्लिशर है, उन्होंने इसे बताया और एडवांस में इनको सिर्फ 3000 कॉपीज के क्या दिए गए, पैसे एडवांस में दिए गए। इनसे कहा गया कि हमें नहीं लगता कि इसकी 3000 कॉपी भी बिक जाए। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जहां पर कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसने कभी गिरजाघर नहीं देखा, यानी कैथेड्रल या चर्च नहीं देखा, ना ही कोई ऐसा इंसान है जिसने कभी लैटिन में अध्ययन नहीं किया हो। अगर अम्बर्टो इको ने इस बुक को 10 साल पहले, क्या कह सकते हैं, इस नोवेल को 10 साल पहले या 10 साल बाद पब्लिश किया होता है, लिखा होता, तो शायद ऐसी रिमार्केबल सक्सेस स्टोरी नहीं बन पाती, शायद ये नोवेल बिल्कुल भी इतना फेमस नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको आज का ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो यहाँ पर मैं बोर्ड पर लिखूंगा, आप उनको ध्यान से देख लेना, जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। सो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन है जो अब की बार आने की काफी उम्मीद है, इनमें से आपको जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरव्यूज हैज बीन पॉइंटेड आउट बाय लेविस कैरोल। लेविस कैरोल के द्वारा बताई गई ये कौन सी कमियां हैं जो इंटरव्यूज में होती है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डिड रुडयार्ड किपलिंग्स वाइफ हैज टू से अबाउट किपलिंग्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इंटरव्यूअर, यानी कि जो इंटरव्यू लेने वाले इंसान होते हैं उनके प्रति इनका क्या बिहेव रहता है, किसका, रुडयार्ड किपलिंग का, वो उनकी वाइफ क्या बताती है उसके बारे में।
इसके बाद कि व्हाट डिड द पब्लिशर थिंक ऑफ द नेम ऑफ द रोज, पब्लिशर नेम ऑफ द रोज के बारे में क्या सोचते हैं। फ्रेंड्स इतना ही नहीं कि यहाँ पर सिर्फ रुडयार्ड किपलिंग के बारे में पूछ सकता है, हमने इससे पहली जो क्लास थी उसमें बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में बात की थी, आप उनके बारे में पढ़िए, उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बात करते हैं कि जो पब्लिशर थे उन्होंने क्या सोचा था। अभी जो आज का हमने लेक्चर दिया है उसमें इसके बारे में बताया है। ये जो लास्ट क्वेश्चन सभी के बारे में बताया है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंटरस्टाइसिस इन आवर लाइव्स एज गिवन बाय अम्बर्टो इको। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैरायटी ऑफ राइटिंग दैट अम्बर्टो इको हैज प्रोड्यूस, कैसी वैरायटी ऑफ राइटिंग, अभी हमने बताया था एकेडमिक राइटिंग, ये बहुत सारी बातें। तो व्हाई डिड अम्बर्टो इको स्टार्ट राइटिंग नॉवल, अम्बर्टो इको ने नॉवेल्स को लिखना क्यों शुरू किया, तो इसके बारे में हमने जिक्र किया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो हम आपसे कहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो हम दे सकें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर की वीडियो के साथ। ओके स्टूडेंट्स, देन बाय बाय।